आपने वही मोबाइल फ़ोन क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं? आपने घूमने के लिए वही लोकेशन क्यों चूज़ की, कोई दूसरी क्यों नहीं? अगर आपको अपना घर बेचना हो तो आप उसका क्या प्राइस लगाओगे? अक्सर हमें लगता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिसीजंस अपनी मर्जी से रैशनल होकर लेते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर हम काफ़ी ज़्यादा इरेशनल और मैनिपुलेट होकर अपने डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रीजंस के बारे में जानेंगे जो इस बुक प्रेडिक्टेबली इरेशनल में दिए गए हैं, रिटन बाय डैन आरियाले। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी वैल्यूएबल लेसन्स हैं जो बिजनेस ओनर एंड कंज्यूमर्स दोनों की हेल्प कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। आरियाले कहते हैं कि हर चीज़ जुड़ी हुई है, वो भी जो नहीं होनी चाहिए, और ये जो जुड़ाव है जिसे हम रिलेटिविटी कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हर दिन के डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल, इन फिगर्स को देखिए और ये बताइए कि दोनों में से कौन सा डार्क ब्लैक सर्कल बड़ा है। क्या कहा, लेफ्ट साइड का? एक्चुअल में दोनों सर्कल सेम साइज के हैं, लेकिन जब ये लार्ज सर्कल के साथ सराउंडेड होता है तब ये छोटा दिखता है, और जब स्मॉलर सर्कल के साथ सराउंडेड होता है तब ये बड़ा दिखता है। सेम यही टेक्निक बड़े बड़े बिजनेसेस और ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग के लिए। यहाँ ऑथर इकोनॉमिस्ट जर्नल के सब्सक्रिप्शन मॉडल का एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं, जब ये कंपनी अपने इकोनॉमिस्ट जर्नल का प्रमोशन कर रही थी तब उन्होंने 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाले। फर्स्ट, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $59, सेकंड, सब्सक्रिप्शन प्रिंट वर्जन $125, थर्ड, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लस प्रिंटेड वर्जन $130। अब आप मुझे ये बताओ, आप इनमें से कौन सा चुनोगे? ऑथर कहते हैं उन्होंने ये ऑप्शन अपने 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिए। उनमें से 16 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन चुना, सेकंड ऑप्शन किसी ने भी नहीं चुना, वहीं थर्ड ऑप्शन 84 स्टूडेंट्स ने चुना। एंड आई एम श्योर आप में से भी मैक्सिमम लोगों ने यही ऑप्शन चुना होगा। ऑथर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इसी सब्सक्रिप्शन मॉडल में से सेकंड ऑप्शन हटा दिया जो किसी ने चूज ही नहीं किया था। अब ये सोचो इससे क्या चेंज हुआ होगा। आफ्टर ऑल किसी ने सेकंड ऑप्शन चुना ही नहीं था। एक्चुअली दिस टाइम द रिजल्ट वॉज डिफरेंट। 68 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया और वहीं थर्ड ऑप्शन सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ने चूज किया, जिसमें उन्हें कंबाइंड स्कीम मिल रही थी। सो ऐसा क्यों हुआ? ऑथर बताते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेजॉरिटी ने कंबाइंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन की वजह से चुना था, क्योंकि अगर आप गौर करो तो सेकंड ऑप्शन की वजह से थर्ड ऑप्शन बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है, जहां पे आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ड्यूअल सब्सक्रिप्शन मिल रही है। और वहीं सेकंड एक्सपेरिमेंट में जब सेकंड ऑप्शन को निकाल दिया जाता है तो मेजॉरिटी फर्स्ट ऑप्शन चूज करती है। सो इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा दिमाग कंपैरिजन के लिए प्रोग्राम्ड है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेता है एंड इन द लेजीएस्ट वे पॉसिबल। अनदर एग्जाम्पल, जब विलियम सोनोमा ने ब्रेड मशीन्स बनाई तब उनकी सेल्स कुछ खास नहीं थी, लेकिन जब वो डिलक्स वर्जन लाए जो कि 50% ज़्यादा एक्सपेंसिव था उनके फर्स्ट वर्जन से, तब उनके फर्स्ट वर्जन की सेल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी। सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिलक्स वर्जन आने के बाद उनका फर्स्ट वर्जन लोगों को काफ़ी चीप लग रहा था। अब आप कहोगे फाइन, ये एक्सपेरिमेंट्स और एग्जाम्पल सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइव्स। फर्स्ट, कंपेयरिंग हाउ सक्सेसफुल यू आर। हम हमेशा अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में, लाइक योर क्लासमेट्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एसेट्रा एसेट्रा। सो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से अपने महीने का खर्चा निकाल पाते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने का ट्राई करोगे, क्योंकि आप अपनी सैलरी उनसे कंपेयर करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, क्योंकि आप सबकी सैलरी सेम लेवल की है। इसलिए आपको अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इस वजह से आप में भी संगत का असर आएगा और आप अपने आप को अपने करंट लेवल से उठाने की कोशिश करोगे। सेकंड, प्राइसिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अक्सर देखा गया है कि जब कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, उन्हें एक्चुअल में उसकी असली वैल्यू पता नहीं होती। कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू पता लगाते हैं बेस्ड ऑन प्राइसेस सजेस्टेड बाय सेल्स पर्सन, या फिर जो प्राइसिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस की करती है, क्योंकि ऐसा कोई इंटरनल वैल्यू मीटर होता ही नहीं है जो बता सके कि चीज़ों की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। सोचो आप किसी भी फ़ोन या जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे कि उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए? सो एज एन एंटरप्रेन्योर
आप जब भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग करो, आपको हमेशा अपने कस्टमर को एक ईजी मेथड देना चाहिए जिससे कि वो एक मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सकें। और अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में एकदम नया और यूनिक है, फिर भी आपको कुछ भी करके कस्टमर को एक कंपैरिजन देना चाहिए। एग्जाम्पल, आप ये बुक खरीद सकते हो 350 रुपीज़ में, जो कि आपकी एक स्टारबक्स की कॉफ़ी की कीमत है। लेकिन अगर आप बस एक कॉफ़ी नहीं पियोगे तो आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल सीख सकते हो। अब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन इसमें आप एक अच्छा कंपैरिजन निकाल सकते हो। थर्ड, शॉपिंग। आप जब भी कुछ एक्सपेंसिव खरीदते हो तो बी केयरफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स ऑफर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक 10,000 का सूट खरीदने के बाद आपको एक टाई या बेल्ट जो 500 से 700 रुपये की होगी काफ़ी सस्ती लगेगी, और सेल्समैन आपको पुश करेगा कि आप वो भी खरीदें, एंड आप उसे खरीद भी लोगे। एंड माइंड यू, क्योंकि इन आइटम्स का प्राइस आपके सूट के प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, आप उनके प्राइस पे नेगोशिएट करे बिना एज इट इज़ उनके प्राइस टैग पे खरीद लोगे। फोर्थ, डाइटिंग। आप जब भी एक छोटी प्लेट में खाना खाते हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि आपने काफ़ी खा लिया है। अब इसे आगे जाने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन ऑनेस्टली आई एम अफ्रेड ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है और इसका गलत यूज़ भी हो सकता है अगर ये किसी गलत इंसान को मिलती है। अब हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए हैं उनमें डिसीजंस विजुअली देख कर लेने थे, क्योंकि यूजुअली हम चीज़ों को देखकर अपने डिसीजंस बनाते हैं। और आपने देखा कि आपको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हम अपने डिसीजन एक लेज़ी तरीके से लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक डिसीजन लेना है अपने दिमाग में बिना कुछ देखे, तो आपको पता है कि आपको मैनिपुलेट करना कितना आसान हो जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में कई कंट्रीज़ के लोगों से पूछा गया कि आप आपके मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे, एंड गेस व्हाट, कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने येस कहा और कुछ कंट्रीज़ में काफ़ी सारे लोगों ने नो। फॉर एग्जाम्पल, ओवर 98% लोगों ने ऑस्ट्रिया में येस कहा, लेकिन जर्मनी में सिर्फ 12% लोगों ने येस कहा था। अब काफ़ी सारे लोग इस पे ये कहेंगे कि हर कंट्री की अपनी कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिक्स होती है, मे बी इसलिए रिजल्ट्स अलग हैं। बट इट्स नॉट द केस हियर। यहाँ हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ है, जिनके एक जैसे कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन और एक जैसे लोग हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है? एंड द रीज़न इज द वे क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द सर्वे फॉर्म। जर्मनी में क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया, चेक द बिलो बॉक्स इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्गन डोनर प्रोग्राम। एंड ऑस्ट्रिया में कुछ ऐसे, चेक द बिलो बॉक्स इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्गन डोनर प्रोग्राम। सो इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। दोनों कंट्रीज में मेजॉरिटी लोगों ने चेकलिस्ट में बॉक्स को टिक नहीं किया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो अगर आप जर्मनी में बॉक्स को टिक नहीं करते हो तो आप ऑर्गन डोनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, और वहीं अगर आप ऑस्ट्रिया में बॉक्स को टिक नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ऑर्गन डोनर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो। जब दोनों कंट्रीज में लोग फॉर्म पढ़ रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि क्या चूज करना है। आफ्टर ऑल, ऑर्गन डोनेट करने का डिसीजन लेना इतना आसान भी नहीं है, और जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चूज करना चाहिए तो हम कुछ करते ही नहीं हैं और एक दिए हुए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। एक तरह से हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं और कुछ चूज ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर फॉर्म कहता है कि आप ऑटोमेटिकली एनरोल्ड हो गए हो ऑर्गन डोनर प्रोग्राम में, तो हम उसे ही सही मान लेते हैं, थिंकिंग कि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है, और हम उसी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं। नाउ इमेजिन, आपकी कंपनी एक रिटायरमेंट प्रोग्राम में आपको एनरोल करना चाहती है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ये कंपनी के लिए सही है। सो हियर यू आर, आप पहले दिन कंपनी को ज्वाइन करते हो, आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिखा होता है यू आर ऑटोमेटिकली एनरोल्ड इन द एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट प्लान। इफ़ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, चेक द बिलो बॉक्स। सिंस आप ऑलरेडी बहुत ही नर्वस होते हो क्योंकि ये आपका फर्स्ट डे है और आपको ठीक से पता भी नहीं होता कि ये एम्प्लॉय रिटायरमेंट प्रोग्राम होता क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप इस बॉक्स को टिक नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि इसे टिक करके कैंसिल करने से क्या ही फ़ायदा होगा, कंपनी ने ये एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए बनाया होगा, बट व्हाट इफ़ ये आपसे ज़्यादा उनके बेनिफिट के लिए हो। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि आई एम अफ्रेड ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है
और इसका गलत यूज़ भी हो सकता है अगर ये किसी गलत इंसान को मिलती है तो। एंड दिस इज व्हाट आई मेंट बाय सिंपली रिफ्रेमिंग द क्वेश्चंस they can decide in which direction the money flows and impacts the decision of millions of people in their favor। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा एम ही यही है कि आप ऐसी टैक्टिक्स से बच सकें, अपने वीकनेस को ओवरकम कर सकें। लेसन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू डैन आर्याले हम दो अलग दुनिया में रहते हैं, वन गवर्न्ड बाय सोशल नॉर्म्स एंड अदर बाय कमर्शियल नॉर्म्स। एग्जाम्पल आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर आपका बॉस आपको सैलरी पे करने की बजाय आपको हक कर ले और आपको कंग्रेचुलेट करे आपके काम के लिए। आई एम श्योर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी मदर इन लॉ आपको फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करे, उनको कैसा लगेगा अगर आप खाना खाने के बाद उनको 1000 रुपये निकाल के दो उस डिनर के लिए? प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी वेलकम्ड इन दैट हाउस अगेन। सोशल नॉर्म्स हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रिक्वेस्ट्स, फेवर्स एंड फ्रेंडली इवेंट्स हैंडल करने चाहिए। इन सब सिचुएशन में हमसे इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इंस्टेड हम बस ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कमर्शियल नॉर्म्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें फेवर्स रिटर्न करने चाहिए या दोनों पार्टीज विन विन सिचुएशन में होती है। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ब्रांड डिस्काउंट देता है, इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएं, आप ज़्यादा खरीदें। अगर आपको एक शर्ट की ज़रूरत है फिर भी आप डिस्काउंट की वजह से आप 2 शर्ट खरीदें। अगर आप कमर्शियल नॉर्म्स को सोशल रिलेशनशिप में लाते हो तो ये सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है और आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करता है। दोनों नॉर्म्स केपेबल हैं सेम इंडिविजुअल में से डिफरेंट बिहेवियर्स निकालने में, और जब भी आप पैसे बीच में लाते हो तो आपके सोशल नॉर्म्स उसी टाइम खत्म हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू मिक्स देम। एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे अपनी कार का टायर चेंज करने के लिए मदद मांगता हूँ तो आप तुरंत मेरी मदद कर दोगे बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन मान लो मैं आपसे कहूँ कि आप 100 रुपये लेकर मेरी कार का टायर चेंज कर सकते हो। अगर आपको सच में उन 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है तो आप ब्लंटली उसे रिजेक्ट कर दोगे। प्रोबेबली आप कहोगे 2000 रुपये दोगे तो आई कैन थिंक अबाउट इट। अब 100 रुपये 0 रुपये से ज़्यादा हैं, तो ऐसा क्यों है कि आप फ्री में तो टायर चेंज करने के लिए तैयार हो लेकिन 100 रुपये में नहीं? वेल, यहाँ मैंने दोनों नॉर्म्स को मिक्स कर दिया है एंड लाइक आई सेड दे डोंट वर्क वेल टुगेदर। पर्सनली मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग इन दोनों नॉर्म्स को मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल, काफ़ी बार कई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ को 2-3% हाइक देकर इंसल्ट किया जाता है। पर्सनली मेरे सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। वो कहते हैं कि हमें 2-3% हाइक देकर हमसे और ज़्यादा काम एक्सपेक्ट किया जाता है। 100% देने के बाद भी हमें कहा जाता है कि हमें और अच्छे से काम करना होगा, एक्स्ट्रा आवर्स देने होंगे, और टीम मीटिंग में हमारे काम को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। मेरे दोस्त कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दीज माइनर हाइक्स, अगर हमारा बॉस हमें टीम के सामने अप्रिशिएट कर देता है तो वो हमें ज़्यादा खुशी देगा। ऑन अ वाइडर होराइजन काफ़ी सारे मैनेजर्स ये गलती करते हैं। इंस्टेड ऑफ जेन्युइन अप्रिसिएशन वो अपने एम्प्लॉयज़ को 2-3% की माइनर हाइक देकर टाल देते हैं। उन्हें लगता है कि वो 100 रुपये 0 रुपये से ज़्यादा हैं। सो अगर आप कोई मैनेजर या फिर एंटरप्रेन्योर हैं और इकोनॉमिक नॉर्म को अप्लाई करने का डिसाइड करते हैं तो मेक श्योर कि आप उस एम्प्लॉय को एज पर हिज वर्क एंड एबिलिटी पे करें। और अगर आप उसे ठीक से पे नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी छोटी कंपनी या फिर एक स्टार्टअप है, तो मेक श्योर आप यहाँ सोशल नॉर्म ठीक से अप्लाई करें जब तक आपके पास फंड्स नहीं आ जाते। लेसन नंबर 3, द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, क्यों कुछ प्रोडक्ट्स दूसरे सेम प्रोडक्ट से ज़्यादा महंगे होते हैं? क्यों स्टारबक्स कॉफ़ी इतनी महंगी है किसी और कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी से? अब हमें से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि स्टारबक्स एक तो ब्रांड है और ऊपर से उनका जो रॉ मटेरियल होता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। फिर इनकी कॉफ़ी की डिमांड भी ज़्यादा होती है इंटरनेशनली। इवन तो ये जो फैक्टर्स हैं इसके प्राइस को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ऑथर बताते हैं कि ये जो प्राइस आप एट द मोमेंट पे कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इरेशनल है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है आर्बिट्ररी कोहेरेंस। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हम अपना पहला डिसीजंस लेते हैं, ऑल्दो बिना किसी आधार के, वो एज अ बेस, एज अ बेंचमार्क एक्ट करता है हमारे रिलेटेड फ्यूचर डिसीजंस में। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कॉफ़ी के लिए 100 रुपये या उससे भी कम पे करते हो हर दिन, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा किसी और कॉफ़ी शॉप को 400 से 450 रुपये पे करना फॉर द सेम कॉफ़ी, क्योंकि जो 100 रुपये की कॉफ़ी आप हर दिन कंज्यूम कर रहे हो वो एज एन एंकर एक्ट करेगी फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस।
अनदर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कार खरीदनी हो तो जो प्राइस आप सबसे पहले देखोगे वो एक्ट करेगा एज एन एंकर पॉइंट, एज योर बेस प्राइस और एज अ बेंचमार्क व्हाइल जजिंग द कॉस्ट ऑफ अदर व्हीकल्स। इसलिए कार डीलर्स अपनी सबसे महंगी कार अपने शोरूम के एंट्रेंस पे खड़ी करते हैं सो दैट आपको कंपैरेटिवली दूसरी कार चीप लगे। अब अपने कॉफ़ी के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारी चीपर और इवन बेटर ऑप्शंस होने के बाद भी स्टारबक्स अपनी एक कॉफ़ी पे 400 से 500 रुपये चार्ज करता है? ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट पीपल्स एंकर और बेस प्राइस बाय चेंजिंग द एक्सपीरियंस। यानी अगर आप लोगों को एक प्रीमियम या अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो तो आप उनका बेस प्राइस भी चेंज कर सकते हो, जिसके बाद वो आपको एक 70 या 100 रुपये की कॉफ़ी के 400 से 500 रुपये भी देने को तैयार हो जाएंगे। और यही स्टारबक्स ने किया। फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने एक यूरोपियन स्टाइल देने का ट्राई किया, एक रिफाइंड यूरोपियन कैफेटेरिया कॉन्सेप्ट, जिससे उन्होंने अपने कस्टमर्स को एक प्रीमियमनेस फील कराई जो कि दूसरे पॉपुलर कॉफ़ी शॉप से अलग थी, जिसकी वजह से स्टारबक्स ने अपने कस्टमर्स में एक नया बेंचमार्क सेट किया। एंड इसलिए काफ़ी सारे लोग कभी रिलेट ही नहीं कर पाते कि वो 100 रुपये की कॉफ़ी के 500 रुपये पे कर रहे हैं। अब देखते हैं आप इस नॉलेज को कैसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इमेजिन आप एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो और आपको पता चलता है कि जिस आदमी को आप रिप्लेस करने जा रहे हो वो वन ऑफ द बेस्ट था इस काम में। अब आप सोच सकते हो कि आपके लिए ये जॉब कितनी डिफ़िकल्ट होने वाली है। अब उस आदमी ने हाई बेंचमार्क सेट किया है तो हर बार आपकी परफॉर्मेंस उस आदमी से कंपेयर की जाएगी। इवन इफ इट इज़ अनफेयर, स्टिल आपको कंपेयर किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि आपको उससे कंपेयर भी ना किया जाए, तो आपको अपना काम डिफरेंटली करना होगा। इन अदर वर्ड्स, आपको एक अलग रास्ता चुनना होगा, जिस वजह से आपका उससे कंपैरिजन एक बेईमानी हो जाएगा। इस कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। लेसन नंबर 4, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। ऑल्दो इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको हर कदम पर डिसऑनेस्टी मिलेगी। अरियाली ने चीटिंग पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट हर इंसान ने उन एक्सपेरिमेंट्स में चीट करना चूज़ किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में किए एंड द रिजल्ट वॉज सेम, पीपल चीट। चाहे वो किसी जात, धर्म, संप्रदाय या कल्चर का हो या उसकी स्किन का कलर कुछ भी हो। एंड इंटरेस्टिंगली, इट इज़ नॉट फ्यू पीपल हु चीट अ लॉट, but it is many people who cheat a little bit. And even more interestingly, जब भी चीटिंग करने का रिवॉर्ड बढ़ा दिया गया तब चीटिंग में कोई इंक्रीमेंटल चेंज नहीं हुआ। अब इकोनॉमिकली आप सोचोगे कि बड़ा रिवॉर्ड मीन्स ज़्यादा चीटिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरियाले बताते हैं कि द रीजन पीपल चीट अ लिटिल बिट एंड नॉट अबव अ सर्टेन पॉइंट इज बिकॉज दे वॉन्ट टू सी देमसेल्व्स एज ऑनेस्ट पीपल व्हेन दे लुक इन द मिरर। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें चीटिंग के बेनिफिट्स भी चाहिए, इसलिए वो छोटी मोटी चीटिंग करते रहते हैं। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है किसी भी बिजनेस, गवर्नमेंट और सोसाइटी के लिए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्यू टू डिसऑनेस्टी क्लोथिंग इंडस्ट्री को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। लोग अक्सर महंगे कपड़े खरीदते हैं, उन्हें किसी पार्टी में सिर्फ एक बार पहनकर जाते हैं और फिर रिफंड मांगते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस कंपनी उन्हें दोबारा भी नहीं बेच सकती क्योंकि उनमें सिगरेट और स्वेट की स्मेल आती है। सो मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट टेक अवे शेयर करूंगा जो मैंने इन डिसऑनेस्टी और चीटिंग एक्सपेरिमेंट से सीखी हैं, जो आपकी लाइफ में या फिर बिजनेस में हेल्प कर सकती हैं। टेक अवे नंबर 1, पीपल चीट मोर व्हेन मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके अपने ऑफिस से एक पेन उठाकर लाने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली 10 रुपये उठाकर लाने से। बट इफ़ यू सी, दोनों की वैल्यू सेम है, बट पेन लेकर आना फील्स डिफरेंट। आप पेन उठाकर लाने को जस्टिफाई कर सकते हो, जिसके बाद आप अपने आप को ऑनेस्ट भी बता सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं इस पेन को घर पे लाकर ऑफिस के काम के लिए यूज़ करूँगा, या आप कह सकते हो कि पेन उठाना एक कॉमन सी चीज़ है, सो इट्स फाइन। डैन आर्याले कहते हैं, सिंस वी आर बिकमिंग कैशलेस सोसाइटी, इट विल बिकम ईजियर एंड ईजियर टू चीट। टेक अवे नंबर 2, जब लोगों से ऑनेस्टी की कसम लेने को कहा गया या कोई ऑनेस्टी का डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया कि वो अपने काम में ईमानदारी दिखाएंगे, तो उसके बाद एक्चुअल में उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई और चीटिंग कम हुई। एक एक्सपेरिमेंट से पहले ऑथर ने स्टूडेंट से उनकी यूनिवर्सिटी का ऑनर कोड डॉक्यूमेंट साइन करने को कहा एंड एज अ रिजल्ट किसी ने कोई चीटिंग नहीं की। एंड हियर इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, उस यूनिवर्सिटी का कोई भी ऑनर कोड था ही नहीं,
इट वॉज merely a made up document by author. सो अगर आपको चीटिंग कम करवानी है तो आप इस नॉलेज को कुछ ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. सो कोई भी काम करवाने से पहले आपको कोई तरीका निकालना होगा जिससे कि आप उन्हें उनकी ऑनेस्टी याद दिला सको, उन्हें बता सको कि दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. मे बी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्म के स्टार्टिंग या एंड में ऑनेस्टी की लाइन्स ऐड करवा सकते हो जिसके बाद उन्हें साइन करना हो, या फिर आप उन्हें ऑनेस्टी के बारे में एक ब्रीफिंग दे सकते हो अगर आप उन्हें फेस टू फेस मिल रहे हो तो. एंड आई बिलीव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई थिंक यू कैन कम अप विद सम क्रिएटिव वेज टू अप्लाई दिस नॉलेज. टेक अवे नंबर 3. ऑथर कहते हैं जब किसी ग्रुप में कोई एक इंसान भी चीटिंग करता है तो दूसरे भी उसे फॉलो करते हैं, एंड ये सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है. एक बार सोचकर देखो, अगर एक टीम का लीडर ही डिसऑनेस्ट है तो उस टीम का क्या होगा. इमेजिन क्या होगा अगर एक कंपनी का सीईओ ही डिसऑनेस्ट है. कंपटीशन तो छोड़ो, वो कंपनी सर्वाइव भी मुश्किल से कर पाएगी. एंड सबसे डेंजरस, इमेजिन अगर एक प्राइम मिनिस्टर या किसी कंट्री का प्रेसिडेंट ही डिसऑनेस्ट है तो दूसरे मिनिस्टर्स कैसे होंगे, वो कैसी गवर्नमेंट चलाएंगे, उस देश का क्या होगा. लेसन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ जीरो. ऑथर कहते हैं कि प्राइसेस की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जीरो कॉस्ट एक अनडिस्प्यूटेड किंग है जो इमोशनली इन्फ्लुएंस कर सकता है उन सबको जिनकी नज़र उस पर पड़ती है. द डिफरेंस बिटवीन 2 सेंट एंड 1 सेंट इज 1 सेंट, बट द डिफरेंस बिटवीन 1 सेंट एंड जीरो इज ह्यूज. दोस्तों, हम सबके दिमाग में प्राइस जीरो की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, एंड टू प्रूव इट ऑथर ने कुछ चॉकलेट्स के एक्सपेरिमेंट किए. एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को एक्सक्विजिट ट्रफल चॉकलेट्स या फिर एक सिंपल चॉकलेट चूज करने को कहा गया, और पहले केस में ट्रफल चॉकलेट का प्राइस 15 सेंट्स एंड ऑर्डिनरी चॉकलेट का प्राइस 1 सेंट रखा गया. एंड इन दिस केस स्टूडेंट्स ने रैशनली सोचते हुए दोनों के प्राइसेस और क्वालिटी को कंपेयर किया, एंड एज अ रिजल्ट 73% स्टूडेंट्स ने हाई क्वालिटी ट्रफल्स को चूज किया एंड 27% स्टूडेंट्स ने ऑर्डिनरी चॉकलेट को. एंड नाउ इन द सेकेंड केस 1 सेंट को दोनों चॉकलेट के प्राइस में से कम कर दिया गया, और अब ऑर्डिनरी चॉकलेट का प्राइस था 0, वो फ्री में अवेलेबल थी, एंड ट्रफल का प्राइस अब हो चुका था 14 सेंट्स. एज अ रिजल्ट 69% स्टूडेंट ने फ्री चॉकलेट्स ली और 31% स्टूडेंट्स ने ट्रफल्स को खरीदा. ऑथर बताते हैं कि मोस्ट ट्रांजैक्शंस में कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस रिप्रेजेंट्स बैरियर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग. लेकिन अगर हमें फ्री वर्ड दिखता है तो वो बैरियर्स गायब हो जाते हैं क्योंकि अब कोई डिसएडवांटेजेस ही नहीं है. हम जब भी वर्ड फ्री देखते हैं तो सारे डिसएडवांटेजेस खत्म हो जाते हैं और सब कुछ प्रॉफिट बन जाता है. एंड इस नॉलेज को कुछ आप ऐसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से आप अपने प्रोडक्ट को 1000 रुपये में बेचना चाहते हो और आपके पास इसे मार्केट करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, आप इसे 1000 रुपये का रख सकते हो और शिपिंग फ्री कर सकते हो. ऑप्शन 2, आप इसे 500 रुपये का रख सकते हो और 500 रुपये की शिपिंग कर सकते हो. ऑप्शन 3, या फिर आप प्रोडक्ट को फ्री कर सकते हो और शिपिंग 1000 रुपये की रख सकते हो. अब इन तीनों ऑप्शंस में कस्टमर 1000 रुपये ही पे करेंगे, लेकिन अगर आप तीसरा ऑप्शन चूज करोगे फ्री प्रोडक्ट्स 1000 रुपये शिपिंग, तो आपकी सेल्स वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होंगी क्योंकि आपने यहाँ प्रोडक्ट को फ्री कर रखा है. लेट्स से आप एक टोयोटा कार खरीदने गए हो जो आपके लिए एक परफेक्ट कार है, लेकिन जब आप डीलर के पास पहुँचते हो तो आप देखते हो कि वो लोग BMW बेच रहे हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, प्लस 3 साल का ऑयल चेंज फ्री है. आपको यहाँ BMW खरीदने की ज़्यादा इच्छा होगी क्योंकि आपको फ्री ऑयल चेंज भी मिल रहा है. लेकिन अगर आप इसे लॉजिकली देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ऑयल चेंज करना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, लेकिन एक BMW को मेंटेन करना एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन हो जाता है. आपको लगेगा कि आप कुछ गेन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फ्री ऑयल चेंज, लेकिन ऑफन फ्री ऑफर्स के साथ आती है लॉन्ग टर्म हाई एक्सपेंसेस. और अब एक फाइनल नोट अबाउट फ्री. अगर आप एक बार कुछ फ्री में दे देते हो तो अगेन उसे सेल करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है. एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप कुछ फ्री में दे रहे हो और अब आप उसे बेचने का डिसाइड करते हो तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम. सो अच्छे से सोच समझ कर ही आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एज अ फ्री प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करना चाहिए. लेसन नंबर 6, कीप द डोर्स ओपन. दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, बर्निंग द शिप्स, जिसका मतलब है अपने एक गोल पे फोकस करके उस पे काम करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए. ऑथर कहते हैं कि हम ह्यूमंस को बर्निंग द शिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हम हमेशा अपने ऑल्टरनेटिव गोल्स को ओपन रखना चाहते हैं.
हम कभी भी एक सिंगल चीज़ को चूज करके दूसरी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। जस्ट एन आइडिया कि हमें एक गोल को पाना है लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना होगा हमें फ्रस्ट्रेट करता है। हमें पसंद है कि हमारे पास हर समय खूब सारे ऑप्शंस हो, इवन इफ दे डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव। और हम ये सारे ऑप्शंस जब तक रखते हैं जब तक ये हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, चाहे वो इमोशनली क्यों ना हो। आर्याले ने इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को एक कंप्यूटर गेम खेलने को कहा जिसका नाम था द गेम ऑफ डोर्स। सो इस गेम में 3 दरवाजे थे, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आप जितनी बार उन दरवाजों पे क्लिक करोगे आपको उतनी बार अलग अलग अमाउंट मिलेगा, लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपको मैक्सिमम टाइम सिर्फ एक ही डोर पे क्लिक करना होगा। आप जितनी बार डोर चेंज करोगे आप उतनी बार एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो पैसे बनाने की, उतनी ही आपकी इनकम कम हो रही है। इन सब के बावजूद स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली डोर चेंज कर रहे थे। अब ये देखकर ऑथर ने गेम के रूल्स चेंज कर दिए। अब अगर लगातार 12 क्लिक्स में किसी भी डोर पे क्लिक नहीं किया गया तो वो डोर गायब हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ने रैपिडली सारे डोर्स पे क्लिक करना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक भी डोर लूज नहीं करना चाहते थे। और अब उनका ध्यान मैक्सिमम पैसे बनाने पे भी नहीं था, उनकी इनकम 15% तक कम हो गई थी। सो ये एक्सपेरिमेंट हमें कुछ बातें सिखाता है कि अगर हम सिर्फ एक ऑप्शन पे फोकस करते हैं तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मेरे लिए खुद किसी एक चीज़ पर फोकस करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सक्सेस यहीं छुपी हुई है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप भी उनमें से हैं जो एक बार में कई सारी चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन ये रियलाइज़ कर चुके हैं अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो किसी एक गोल पर फोकस करना होगा, तो आपके लिए ऑथर के पास एक एडवाइस है, रेसिस्ट द टेम्पटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू स्टार्ट मोर देन वन थिंग। क्योंकि अगर आपने एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी और उसमें आप थोड़ा भी आगे बढ़ गए तो आपके लिए वापस आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेसन नंबर 7, द हाई प्राइस ऑफ ओनरशिप। आर्याले बताते हैं कि एक बार हम कुछ भी ओन कर लेते हैं फिर हम कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। हम उसकी वैल्यू ज़्यादा लगाते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू से। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ट्रायल प्रमोशन और मनी बैक गारंटी इतना अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि एक बार ये हमें मिल जाती हैं तो हम कभी भी इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। इमेजिन आप अपना घर बेचना चाहते हो, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो है आपका उस घर में एक्सपीरियंस, उस घर की यादें, और ये यादें आपकी प्राइसिंग को भी अफेक्ट करेगी। एंड जो सेकंड चीज़ ओनरशिप की है वो ये है कि हम क्या खो रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कंपैरेटिवली कि हमें क्या मिल रहा है। अब जब आप अपना पुराना घर बेचने जाओगे तो आप ये सोचोगे कि आप क्या खो रहे हो। आपकी यादें उस घर से जुड़ी हुई हैं, आपको जानने वाले उस घर के आसपास रहते हैं, लेकिन आप ये कभी भी नहीं सोचोगे कि उस घर को बेचकर आने वाले पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड लॉस एवर्जन। बहुत से लोग अपना घर बेचने के बाद रिग्रेट करते हैं, थिंकिंग दे हैव लॉस्ट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन देयर लाइफ। लेट्स सी आप इस नॉलेज को कैसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई लोगों को देखा है जब भी वो खरीदने के लिए फ्लैट देखने जाते हैं वो अक्सर उस फ्लैट में कमियां निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये काफ़ी पुराना है, किचन का फर्नीचर टूटा हुआ है, वॉल्स के कलर चेंज कराने होंगे, एसेट्रा एसेट्रा। बेसिकली वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और बताते हैं कि फ्लैट में क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि वो ओनर को तैयार करना चाहते हैं एक लो प्राइस के लिए जो कि वो ऑफर करेंगे एट द एंड ऑफ देयर विजिट। अब वो अपने माइंड में तो जीत रहे हैं बट एक्चुअल में दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि जिन चीज़ों को वो पुराना और टूटा बता रहे हैं वो उसके सेलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। वो हर एक चीज़ उस पुराने ओनर के लिए एक अच्छी याद है। आपके लिए ये एक पुराना शेल्फ हो सकता है लेकिन उस सेलर के लिए स्पेशल है क्योंकि वो उसने उसके फादर के साथ मिलकर बनाया था जो शायद अब इस दुनिया में भी नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट बैड थिंग्स आप उस फ्लैट के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं और कुछ अच्छा फ्लैट के बारे में कह सकते हैं जिससे कि वो ओनर भी खुश होगा एंड ही विल बी मोर विलिंग टू सेल दैट फ्लैट टू यू। एंड हो सकता है कि वो उस फ्लैट की प्राइस भी कम कर दे क्योंकि आपने उन चीज़ों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो करी जो कि उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं एंड जिन्हें वो अब खोने जा रहा है। लेसन नंबर 8, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अक्सर अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। टू प्रूव कि ये ह्यूमन वीकनेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और इनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए ऑथर ने अपने स्टूडेंट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया। फर्स्ट ग्रुप को कहा कि आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइन खुद चूज कर सकते हो।
लेकिन अगर एक भी दिन आपने उस डेडलाइन से ज़्यादा लिया तो आपके ग्रेड्स इस वजह से कम होंगे। एंड आप असाइनमेंट डेडलाइन से पहले भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। वहीं सेकेंड ग्रुप को अलाउ किया गया कि वो अपना असाइनमेंट सेमेस्टर की लास्ट डेट तक सबमिट कर सकते हैं, और थर्ड ग्रुप को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई। एंड देन फाइनली तीनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स कंपेयर किए गए, जिसमें थर्ड ऑप्शन सबसे इफेक्टिव था एंड जो सेकेंड ऑप्शन था वो सबसे वर्स्ट। ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम एंड सेटिंग स्ट्रिक्ट डेडलाइंस इम्प्रूव्स लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो, खुद को डेडलाइंस दो, अपने टाइम में लिमिटेशंस लाओ और फिर उस काम को शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेजी एंड आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, लेकिन जब दिन खत्म होता है और मैं पीछे देखता हूँ तो मेरा सारा टाइम खत्म हो जाता है बिना कोई प्रोडक्टिव काम किए। इसलिए मैंने पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करनी शुरू की। अब जिन्हें नहीं पता, ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इस मेथड में आप एक टास्क पे काम करते हो 25 मिनट के लिए, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और फिर 25 मिनट काम करते हो। एंड फिर 4 मिनी सेशंस कंप्लीट करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक लेते हो जो 20 से 30 मिनट का होता है। एंड फिर आप यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हो। और ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप इसमें छोटी छोटी डेडलाइंस रखते हो, जो कि आपको फोर्स करती है कि आप उन टास्क को डेडलाइन के अंदर ख़त्म करो। मैं जल्दी पोमोडोरो टेक्निक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेसन नंबर 9, द पावर ऑफ प्राइस। आई एम श्योर आपने प्राइसेबल इफेक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कॉमनली मेडिसिन में यूज़ होता है, जिसमें आप खाली कैप्सूल एक पेशेंट को देकर कहते हो कि ये आपका दर्द कम कर देगा, और एक्चुअल में पेशेंट रिपोर्ट करता है कि उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई है। अरियाले ने एक ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन प्राइसेस के साथ। कुछ स्टूडेंट्स को एक रूम में ले जाकर एक मशीन से हुक कर दिया गया, और ये मशीन उन स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम हल्के हल्के शॉक्स देती थी और उनका पेन का लेवल रिकॉर्ड किया जाता था। और कुछ देर बाद स्टूडेंट्स को पेन किलर दिए गए, जिनका कॉस्ट था $2.50। एंड फिर वही प्रोसेस रिपीट की गई। ऑलमोस्ट हर बार स्टूडेंट्स ने बताया कि अब उनका दर्द कम हो गया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि जो कैप्सूल्स उन्हें दी गई थी वो बस एक विटामिन सी की कैप्सूल थी। फिर ऑथर ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, लेकिन अब ऑथर ने स्टूडेंट से कहा कि कैप्सूल की कॉस्ट 10 सेंट है। और इस बार स्टूडेंट्स ने बताया कि उनका दर्द कम तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना पिछली बार हुआ था। इन स्पाइट ऑफ इट वॉज द सेम कैप्सूल। सो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा पेन रिलीफ बताया जब प्राइस हाई था, एंड वाइस वर्सा। दोस्तों, एक पॉपुलर कहावत है, यू गेट वॉट यू पे फॉर। वी एक्चुअली एक्सपेक्ट टू गेट मोर वैल्यू फ्रॉम एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एंड लेस वैल्यू फ्रॉम द चीप वन। अब इन अभी ये कहावत सही भी है, क्योंकि ज़्यादा पैसों में हमें ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट मिलता है और कम पैसों में कम। जैसे आप जब भी किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वो आपको ज़्यादा टेस्टी लगता है इन कंपैरिजन किसी सस्ते रेस्टोरेंट के, जबकि उनके टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में वही शेफ खाना बना रहे होते हैं जो सस्ते रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं, क्योंकि वो टाइमली अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं। सो एज अ कंक्लूजन, आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस ऑन यू। वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, इट विल इम्पैक्ट योर डिसीजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।